गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 22 अक्टूबर हो गई है आज और एग्ज़ाम डेट है बीपीएससी का 27 दिसंबर 2020 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थागत संरचना हेतु ऋण उपलब्ध कराता या कराते हैं? बताइए। बैंकिंग संस्थान इनमें से कौन से ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थागत संरचना हेतु ऋण उपलब्ध कराते हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो है इसमें, भूमि विकास बैंक भी हो जाएगा। तो 1 से 2 तो हो गए, तो इसका आंसर ई हो गया। सहकारी समितियां भी हैं और व्यावसायिक बैंक भी हैं, सारे के सारे हो गए। ई है इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत संरचना में सुधार हेतु उपरोक्त सभी जो है बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, इन सभी के द्वारा। अति लघु साख कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? अति लघु साख कार्यक्रम इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं है, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि से भी नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी नहीं है। फिर किससे है ये? स्वयं सहायता समूह से। तो स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा जो है जमा न्यूनतम अंशदान राशि में से ज़रूरतमंद सदस्यों को ऋण प्रदान किया जाता है। उस ऋण की राशि जो है वो आसान किस्तों में लौटाई जाती है तथा ब्याज दर भी उचित रखी जाती है, जो दे सकें वो हैं। देश में लाखों साख प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूह अनेक भागों में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई है? क्या है इसका आंसर? देखिए, यह है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो भारत सरकार द्वारा 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। यह भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त देने वाली एक शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करना है और उसे विकसित करना है, एक तरह से गोद लेना। इस योजना के तहत 2019 तक प्रत्येक सांसद को 2 गांव मॉडल गांव के रूप में चुनने हैं, मतलब तैयार करने हैं। यह योजना केवल मैदानी इलाकों में लागू की गई है। बताइए कौन सा सही बताना है इसमें। देखिए, पहली बात तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की है, 15 की नहीं है, तो पहला गलत है। और यह योजना जो है मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में लागू है, तो केवल की वजह से गलत हो जाएगा डी। इस योजना के तहत 2019 तक प्रत्येक सांसद को 2 गांव मॉडल गांव बनाने, ये सही है। और इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करना और उसे विकसित करना है। ठीक है, 2016 तक एक गांव की पहचान था, 2019 तक 2 गांव, और उसके बाद और बढ़ेंगे। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा, ये बी भी सही है, ये गलत है क्योंकि 2014 की है, और ये सी भी सही है, और मैदानी इलाके भी हैं और पहाड़ी इलाके भी हैं, इसलिए गलत है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और इसे विकसित करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस योजना के तहत सांसद को वर्ष 2016 तक एक मॉडल गांव और 2019 तक जो है 2 और गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना है। यह योजना मैदानी एवं पहाड़ी दोनों इलाकों के लिए है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो गांव को मॉडल गांव बनाना है उसका सांसद का खुद का गांव नहीं होना चाहिए, ना अपने पति पत्नी। ठीक है, मतलब जो गांव हो उससे कोई रिलेशन उसका नहीं होना चाहिए, किसी दूसरा गांव होना चाहिए वो, ताकि कोई पक्षपात ना रहे। तो 2014 की योजना है ये, और मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाके इसमें शामिल हैं। भारत का सब्जी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का सब्जी के उत्पादन में विश्व में जो है
वो दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर आने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है भारत की। विश्व का कौन सा देश टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान करने वाला पहला देश बना है? एक तरह से फेस बायोमेट्रिक। चीन नहीं है, अमेरिका नहीं है, भारत भी नहीं है, सिंगापुर है ये। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो करंट का क्वेश्चन है, देखिए, सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस फंक्शन को साइन पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? साइन पास फेस वेरिफिकेशन। इस तकनीक को शहर की सिंग पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 400 से कम जो है ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेशकश की गई है, जिसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल हैं। ठीक है, तो सिंगापुर का नाम याद रखना है आपको। विगत कुछ समय से देखिए चंद्रमा पर मनुष्य को ले जाने के लिए एक कार्यक्रम है, आर्टेमिस कार्यक्रम। ये समाचारों की सुर्खियों बना रहता है। अब आपको बताना है कि ये कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किसका है? इसरो का है क्या, नासा, चीन, रूस, किसका है ये आर्टेमिस कार्यक्रम? ये है नासा का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया गया है? पहला सेलुलर नेटवर्क 4G नोकिया का चयन किया है। किसका? नासा ने नोकिया का चयन किया है। सी है इसका आंसर। तो देखिए, नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया है। नासा का लक्ष्य है वर्ष 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय पर रहने के लिए वहां पर खुदाई करना। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली वर्ष 2022 तक, यानी 2 सालों के अंदर, चंद्रमा की लूनर सतह पर स्थापित किया जाएगा। 4G नेटवर्क। इनमें से कौन सी श्रेणी जो है IUCN की लाल सूची में शामिल नहीं है? IUCN की लाल सूची में कौन सी शामिल नहीं है रेड लिस्ट में? देखिए, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड तो है इसमें, सुभेद यानी वुल्नरेबल भी है, विलुप्त यानी एक्सटेंट भी है, संशोधित रूप जैसा कुछ नहीं है। ए है इसका आंसर। तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो ये है एशियन वाइल्ड बफेलो, कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है ये। तो ये है, देखिए, क्रम इस तरह से चलता है ये पूरब से पश्चिम की ओर। सबसे पहले आता है लीस्ट कंसर्न, उसके बाद आता है नियर थ्रेट, उसके बाद आता है वुल्नरेबल, जिसको सुभेद बोलते हैं, फिर है इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और सबसे अंत में जो है विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में भी आ सकता है सजाने के लिए, तो याद रखिएगा। यहाँ वुल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है थ्रेट में डाल देते हैं, और बाकी लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेट जो है वो कम संकट में आ जाता है, और विलुप्त का तो पता ही होगा आपको कि ख़त्म हो जाना अस्तित्व। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन A, D, E और K, और जो बचा B और C वो जल में घुलनशील है। तो A है, D है, K है, C नहीं है, क्योंकि वो जल में घुलनशील है। जनन क्षमता के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। जनन क्षमता के लिए आवश्यक है विटामिन E। ठीक है, विटामिन डी प्राप्त होता है अंडे की जर्दी, और विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पालिश किए हुए चावल को अपने भोजन में उपयोग करने से किस रोग के होने की संभावना बहुत अधिक रहती है? अभी यूपी PCS में पूछा गया था ये क्वेश्चन। किसकी? देखिए, वर्णांधता तो आनुवांशिक है, तो ये तो होगा नहीं। रतौंधी विटामिन A की कमी से होती है। बेरी बेरी के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो B1 की कमी हो जाती है पालिश किए हुए चावल को खाने से। रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? देखिए, मान लीजिए फल काट रहे हो आप, चाकू लग गया, कट गया, रुधिर बह रहा है, तो बहता ही रहेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, बॉडी से ब्लड निकल जाएगा, जान का खतरा बढ़ जाएगा। थोड़ी देर में उसकी क्लॉटिंग बननी है, मतलब थक्का बनना है, तो इसके लिए विटामिन K आवश्यक है। ऑप्शन नंबर B है इसका आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको।
जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रुधिर परिसंचरण नहीं कहलाती, लाइसोसोम नहीं कहलाती। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा था। श्वसन भी नहीं, ये कहलाता पाचन। क्या कहलाता? पाचन मतलब डाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डाइजेशन, पाचन कहलाता है। मनुष्य में भूख, प्यास और तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, गुजरात इसका आंसर है, बहुत बार पूछा गया है ये। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो भागों में काटती है? कर्क रेखा को बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर, जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और जो माही नदी है ना, माही, वो इसको काटती है, कर्क रेखा को। ये प्रश्न पूछा गया था समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, यूपी, अभी हाल ही में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? एनी बेसेंट के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का चुनाव, भीमराव अंबेडकर द्वारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, ब्रिटिश कंपनी का चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त होना। देखिए, एनी बेसेंट के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का चुनाव, यह है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। भीमराव अंबेडकर ने तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, 1930 में भी, 31 में भी, 32 में भी। तो ये घटना हो गई 1932 की। कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन, तो ये हुआ था 1907 में। और ब्रिटिश कंपनी का चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ये तो चार्टर है ना, और चार्टर 1333, तो ये भी उत्तर नहीं होगा इसका, 1833 का चार्टर है ये। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 सबसे पहला है ना यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना भी नहीं है, गन्ने की फसल की पैदावार को बढ़ाना भी नहीं है। देखिए, आलू, प्याज और टमाटर की पर्याप्त उपलब्धता के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था सरकार ने, ठीक है। अभी देखा होगा आपने, विगत 2 से 3 वर्ष में, 2 वर्ष में प्याज के दाम कहाँ चले गए थे, क्योंकि कमी हो गई थी, पैदावार हो नहीं रही थी, इसलिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया, इनकी पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और रेट भी कम रहे। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। भारत के किस राज्य का भ्रमण आप करोगे तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको किस राज्य की यात्रा या भ्रमण करने पर देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में तो है नहीं है, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लेवर नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। मेघालय में भी नहीं है। डचीगम जम्मू कश्मीर में है, इसमें भी नहीं है। और लद्दाख में भी नहीं है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? हिमाचल प्रदेश में। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या किसी के 20 में से 19 तक करेक्ट हुए, क्योंकि एक गलती तो गलती से भी हो जाती है ना। इसका रिवीजन कर लेना। बाकी सब्सक्राइब आप कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। बेल आइकन को प्रेस रख लेना इसके,